हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पे बातचीत की थी। ये लेक्चर और आने वाले एक दो लेक्चर्स में रेजोनेंस पे बात करूंगा, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट पे बात करूंगा। ठीक है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट पे तो आएंगे हैं, जो ऑर्गेनिक के पर्सपेक्टिव से हम लोग रेजोनेंस को भी बांट देते हैं प्लस एम और माइनस एम में। तो पहले मैं जनरल रेजोनेंस की बात करता हूं। ठीक है, तो आने वाले एक दो लेक्चर्स में हमारा एजेंडा क्या है कि हम लोग पता लगाएं कि रेजोनेंस किसे कहते हैं, है ना, किन कंडीशंस में रेजोनेंस होता है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे निकलती है, रेजोनेंस एनर्जी के आधार पर चीजें अरेंज कैसे होती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे खींचे जाते हैं, इन सब चीजों पे मैं डिटेल्ड बातचीत करूंगा आने वाले एक दो लेक्चर्स में। ठीक है, तो आइए लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है जाना जाए। रेजोनेंस बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स का फैल जाना रेजोनेंस कहलाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, डीलोकलाइज कर जाना, है ना। लोकलाइज मीन्स इकट्ठा, लोकल होना, डीलोकलाइज मतलब फैल जाना। तो इलेक्ट्रॉन्स का फैल जाना, है ना, रेजोनेंस कहलाता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। हम लेविस थ्योरी के अनुसार जब भी ओजोन बनाते हैं, हम ऐसा बनाते हैं। लेविस थ्योरी के अनुसार ओजोन ऐसा बनाते हैं, जहां पे हमें लगता है कि ये सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ 148 होनी चाहिए और डबल बॉन्ड एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए और इसकी 121 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन रियलिटी में जब ओजोन देखा गया तो बिल्कुल ऐसा होता है, एक जैसे दोनों बॉन्ड होंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि कहीं पे इसका बॉन्ड ऑर्डर, यहां पे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है, डबल बॉन्ड है। यहां पे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे ओजोन के केस में यहां पर दोनों बॉन्ड्स बिल्कुल बराबर हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, और दोनों बॉन्ड बराबर होते हैं और इनका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो, इनका बॉन्ड लेंथ जो है वो 128 एंगस्ट्रॉम आता है, जो साफ दिखाता है ये बात कि कहीं ना कहीं बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 और 1 के बीच में है। ठीक है, 1 मतलब 148 लंबा, 2 मतलब 121 बहुत छोटा। ये 121 और 148 के बीच में इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है, यानी ये ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है। और एक्चुअली लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया ये 1.5 बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.5 होता है दोनों। ठीक है, अब ये रियलिटी है और ये लेविस थ्योरी है। तो रियलिटी और थ्योरी में बहुत डिफरेंस है, गैप है। किस चीज का गैप है? उस गैप को ब्रिज करने के लिए ही जो कॉन्सेप्ट इजाद किया गया उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले 2 के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन हो। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से लेके यहां तक फैलने की टेंडेंसी रखेंगे। कैसे फैलेंगे मैं इसको बताऊंगा आगे आपको। ठीक है, आगे मैं इसको, इसी को रेजोनेंस कहते हैं। पर लोगों ने कहा कि एक कॉन्सेप्ट निकाला कि नहीं, ये डबल बॉन्ड सिर्फ इन दोनों के बीच में ही नहीं रहेगा, कुछ इस तरह का हिसाब किताब रहेगा कि कभी आधे समय तक ऐसा कुछ, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। अब लोगों ने क्या किया, ये जो लेविस थ्योरी है और ये जो रियलिटी है, रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया। कहा कि अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि ओजोन ऐसा है और 50% टाइम ऐसा है और एक दूसरे में बहुत तेजी से अगर फ्लिप करेगा तो जो स्ट्रक्चर आपको महसूस करेंगे वो रियल से मैच करेगा। तो रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फेनोमेना है। ऐसा होता नहीं कि ये दोनों एक दूसरे में फ्लिप करते हैं, ये हमारा एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। लेकिन अगर हम इमेजिन करें कि ये दोनों एक दूसरे में इसी तरह से बहुत तेजी से फ्लिप करेंगे तो जो आपको महसूस होगा स्ट्रक्चर, इन दोनों का एवरेज वो ऐसा होगा। ठीक है, इस चीज को रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस को मैं और बहुत ही, है ना, बेसिक से भी समझा सकता हूं कि रेजोनेंस बल्कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा क्यों है कि इधर 2 है और इधर 4 है? तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर से लेके यहां तक फैल जाते हैं। औसतन ऐसा लगता है जैसे इस तरफ भी 3 इलेक्ट्रॉन है और उस तरफ भी 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का फैल जाना, पाई इलेक्ट्रॉन का लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड हो जाना, है ना, रेजोनेंस कहलाता है। तो मैं कह सकता हूं बहुत शॉर्ट में कि रेजोनेंस इज अ
hypothetical phenomena in which pi electrons get delocalized. अब मन में एक चीज आ सकती है कि पाई इलेक्ट्रॉन कहते किसको है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन होता क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन मतलब खाली वो इलेक्ट्रॉन नहीं जो पाई बॉन्ड में हो, पाई इलेक्ट्रॉन का बहुत ही ब्रॉड मतलब है। तो दूसरी चीज आइए समझते हैं पाई इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन, द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स केमिस्ट्री में हम जब पढ़ेंगे तो दो तरह के होंगे, अगर आप रेजोनेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो, है ना, दो तरह के होने चाहिए। एक स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे, है ना, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर सके। सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को ही हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जरूरी नहीं कि वो पाई बॉन्ड में ही हो, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सके, तो उसे पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब स्टैटिक इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? तो जनरली स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो किसी दो न्यूक्लियस के बीच में फंसे होते हैं और जनरली ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं कह सकता हूं स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। जबकि अगर तो आप मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की बात करिए तो स्टैटिक इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर आप मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की बात करिए तो मैं कह सकता हूं कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में कौन कौन से लोग इलेक्ट्रॉन्स आप गिन सकते हैं, या पाई इलेक्ट्रॉन्स में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? तो जी हां, पहला तो वही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनते हैं, ऐसे, है ना, यहां होते हैं, तो उनके ऊपर दोनों न्यूक्लियस के बीच में फंस नहीं जाते। जैसे यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में फंस गए हैं, वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक पी ऑर्बिटल से दूसरे पी ऑर्बिटल की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। खैर अभी मैं ये बाद में बताऊंगा, पहले इतना जानिए कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड। दूसरी चीज क्या, कभी कभी जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में होते हैं उनको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन इन लोन इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर कहीं पे कोई लोन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन में गिना जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव चार्ज, कभी अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का पार्ट है, तो वो भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन में गिना जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स में कौन कौन से आते हैं, जो लोन पेयर में होते हैं, जो लोन इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज में पाए जाते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में गिने जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए इन सब के डीलोकलाइज करने के चांसेस होते हैं। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर सकता है, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर सकता है, लोन इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर सकता है, और नेगेटिव चार्ज किसी अगर एटम पे नेगेटिव चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज तो मैंने आपको बता दी कि रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस बेसिकली डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन्स का, और इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करते हैं, तो मैंने कहा पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, तो इन चारों तरह के इलेक्ट्रॉन्स को जो पाई बॉन्ड में हो, चाहे वो लोन पेयर के हो, चाहे वो लोन इलेक्ट्रॉन के हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज के हो, इनको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या, आइए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में इन्वॉल्व एरो को पढ़ते हैं। रेजोनेंस में हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, है ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को एरो से दिखाते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव्स, तो हम उसको फिश हुक एरो से दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाता है, इट्स कॉल्ड फिश
हुक एरो, इसे फिश हुक एरो कहते हैं, ठीक है, ये फिश हुक एरो का कहलाता है। जबकि अगर दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है ना, तो हम उसको है ना कंप्लीट एरो से दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। जो कंप्लीट एरो जो है वो दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाता है, जबकि फिश हुक एरो जो है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाता है, ठीक है। तो मैंने अब तक आपको तीन चीजें बता दी, रेजोनेंस किसे कहते हैं, ठीक है, और मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कितने तरह के होते हैं, और तीसरी चीज बताई कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आप कैसे डिनोट करेंगे। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनना सीखेंगे। आइए अब ये क्वेश्चन किया जाए कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे गिनते हैं और पी ऑर्बिटल्स गिने जाए। आप देख सकते हैं यहाँ जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हमेशा पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन, तभी तो उसके ओवरलैप से ये पाई बॉन्ड बना है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो पी ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है, एक पी ऑर्बिटल, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तभी तो उनके ओवरलैप से ये वाला पाई बॉन्ड बना है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो दो इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिटल, दो पाई इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिटल्स हैं इसमें। यहां देखा जाए एक पाई बॉन्ड इन दोनों के ओवरलैप से बना है ये वाला, और एक पाई बॉन्ड इन दोनों के ओवरलैप से बना है ना ये वाला, ठीक है, ऐसा। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। पी ऑर्बिटल भी 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां क्या है, ऐसे ऐसे ऐसे। यहां ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, लेकिन इनमें से एक ही डीलोकलाइज कर पाएगा, ये इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। दोनों लोन पेयर अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, ध्यान दीजिएगा, इसको समझिए कि जब ये इसके साथ ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ इसके पी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर। तो मैं कह सकता हूं 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 ऑर्बिटल हैं। मन में आ सकता है कि सर एक और लोन पेयर, उसको आपने क्यों नहीं गिना? तो मैंने इसलिए नहीं गिना क्योंकि जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो पी ऑर्बिटल में है, लेकिन एक और लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में कैसे पार्टिसिपेट करता है पढ़ाऊंगा मैं आगे। ये यहां और यहां ये सब ओवरलैप करके है ना डीलोकलाइज करने लगते हैं, ये दो, ये एक और ये एक, 4, तो डीलोकलाइज करने लगा। अब अगर ऑक्सीजन के पास एक और लोन पेयर है तो वो पक्का वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं। देखिए, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है वो हाइब्रिडाइज नहीं करता, इसलिए प्योर ऑर्बिटल में अगला चूंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसलिए हाइब्रिडाइज करेगा, और अगर ये हाइब्रिडाइज करेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। तो इस ऑक्सीजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में चला जाता है और ना कि p ऑर्बिटल में रहता है। और जो p ऑर्बिटल में रहते हैं उन्हीं को हम पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। तो ये 2, एक ये 3 और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑर्बिटल्स जो हैं p के 3 हो जाएंगे। मैं ये बात आगे भी बताऊंगा, फिर एक बार समझाता हूं। जब भी किसी एटम के पास अगर दो लोन पेयर है, कोई एक ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है जैसे ये वाला, वो हाइब्रिडाइजेशन में चला जाता है ताकि रिपल्शन कम हो सके। हाइब्रिडाइजेशन से रिपल्शन कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दूरी बढ़ जाती है, तो हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, तो पी ऑर्बिटल में नहीं होगा। और हमारा डेफिनेशन क्या है पाई इलेक्ट्रॉन का कि कहां होना चाहिए, पी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो ये पी ऑर्बिटल में रह नहीं जाएगा, तो सिर्फ ये रहेगा, तो इसलिए इसको गिनेंगे 2, एक 3 और एक 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 पी ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे यहां देख लीजिए, ये वाला पहला पाई बॉन्ड इन दोनों के वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इन दोनों की वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे में जो नेगेटिव चार्ज है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। तो मैं कह सकता हूं 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑर्बिटल्स की जहां तक बात करिए 5 हो जाएंगे, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे यहां आ जाइए, 1 2 3, इन दोनों के ओवरलैप से एक पाई बॉन्ड, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड, और एक ही इलेक्ट्रॉन यहां पे अकेला बच गया है। तो मैं कहता 1 2 3 4 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और p
p ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 ही p ऑर्बिटल्स भी हैं। ठीक है, इसी तर्ज पर यहां हो जाएगा एक पाई बॉन्ड डॉट डॉट, एक पाई बॉन्ड डॉट डॉट और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 p ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तर्ज पर ये बेंजीन है, अगर आप बेंजीन को ऐसे जमीन पे रख दें ऐसे, ठीक है, ऐसे जमीन पे रख दीजिए तो इसके p ऑर्बिटल्स ऐसे हो जाएंगे। एक पाई बॉन्ड, मान लीजिए ये वाला पाई 1 कह रहा हूं, ये पाई 1 है डॉट डॉट, पाई 2 हो जाएगा, ये इन दोनों के ओवरलैप से पाई 2 बनेगा और इन दोनों के ओवरलैप से क्या पाई 3 बन जाएगा, पाई 3 बन जाएगा। ठीक है, ये डॉट 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 डॉट, तो मैं देख सकता हूं कि यहां पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 ही ऑर्बिटल्स हैं यहां पे। ठीक है, 6 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। तो हम लोगों ने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए, 8 क्वेश्चन किए हैं, काफी हद तक मेरे ख्याल से व्यूअर्स को समझ में आने लगा होगा कि p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और है ना पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, कैसे गिना जाए। अब जैसे इस केस में भी आप देख लीजिए, एक पाई बॉन्ड इनके वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा पाई बॉन्ड इनके वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा इनके वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और चौथा इनके वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैं कह सकता हूं 8 p ऑर्बिटल है और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 8 ही p ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ऐसे यहां कर लीजिए, इन दोनों के बीच में एक डॉट डॉट, इन दोनों के बीच में एक एक डॉट डॉट, और यहां जो लोन पेयर है वो भी p ऑर्बिटल में होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 1 2 3 4, इनके ओवरलैप से ये पाई बॉन्ड बना है, इनके ओवरलैप से ये पाई बॉन्ड बना है, 4 5 6, मैं कह सकता हूं इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑर्बिटल्स गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 p ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, यहां पे 5 p ऑर्बिटल हो जाए। ठीक है, इस तरह से इस पिरिडीन को भी देखिए, पिरिडीन को अगर आप जमीन पे ऐसे रख देंगे ऐसे, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यहां ये जो पाई बॉन्ड है मैं यहां बना रहा हूं, ये इसके p और इसके p के ओवरलैप से बना होगा, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे 1 1। ठीक है, अगला कैसे बना होगा, इन दोनों के p ऑर्बिटल के ओवरलैप से, ये पाई 1 कह रहा हूं, इसको मैं पाई 1 कह रहा हूं, इसको पाई 2 कह रहा हूं, तो ये आपका पाई 2 हो जाएगा। और ये अगर पाई 3 है ना, तो मैं कहूंगा ये आपका पाई 3 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज लाइक पाई 3। ठीक है ना, पाई 3 कहा जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि चूंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि इसके p का एक इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर चुका है। ठीक है, तो इसका जो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हाइब्रिडाइज कर जाएंगे, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp2। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में चले गए हैं, और चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है, ध्यान दीजिएगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में चले जाएंगे। मैं फिर बताऊं, इस नाइट्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है, तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में चला गया तो अगला पेयर जो है रेजोनेंस का पार्ट नहीं होगा। फिर वही बात, अगर रेजोनेंस का पार्ट नहीं है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, यानी 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और सबके एंगल जो है 120 डिग्री पे होंगे। चूंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में नहीं गिना जाएगा। तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वही 6, और p ऑर्बिटल्स भी उतने ही हो जाएंगे, कितने, 6। तो यहां पे हम लोगों ने, है ना, बहुत ही धीरे धीरे चीजों को डेवलप किया है। पहले हम लोगों ने जाना कि रेजोनेंस किसे कहते हैं, फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कितने तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, एरो का डायरेक्शन कैसा होता है, और मैंने ये भी सिखाया आपको कि कैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स गिने जाते हैं और p ऑर्बिटल्स जो है ना, p ऑर्बिटल्स कैसे गिने जाते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे गिने जाते हैं, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। आइए अब सीखते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ठीक है, अब क्या कंडीशंस होंगी रेजोनेंस के लिए, कैसे आप पहचानेंगे कि रेजोनेंस है कि नहीं, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। ठीक है, पहली कंडीशन, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड हो तो रेजोनेंस होगा। ठीक है,
इसको आप पाई पाई रेजोनेंस कह सकते हैं, ठीक है, पाई और पाई रेजोनेंस है ये। पाई बॉन्ड के बगल में लोन पेयर हो सकता है, तो आप इसको पाई लोन पेयर रेजोनेंस कह सकते हैं, रेजोनेंस कह सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि पाई के अल्टरनेट पे पाई होगा तो वहां रेजोनेंस होगा, पाई के अल्टरनेट पे, अल्टरनेट पाई बॉन्ड के जस्ट बगल वाले, पाई बॉन्ड है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे पाई बॉन्ड हो, या पाई बॉन्ड है जस्ट बगल वाले पे लोन पेयर हो, तो रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। पाई बॉन्ड के बगल में नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो वहां रेजोनेंस हो जाएगा, पाई एंड नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस, ठीक है। चौथी बात, पाई बॉन्ड हो और पॉजिटिव चार्ज हो तब भी वहां रेजोनेंस होगा, पाई एंड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही पाई के अल्टरनेट पे अगर लोन इलेक्ट्रॉन हो तो भी वहां रेजोनेंस होगा, पाई एंड लोन इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस, ठीक है। और क्या, और चीजें तब भी फैलती हैं जब एक जगह लोन पेयर हो और बगल में, या एक जगह नेगेटिव हो दूसरी जगह पॉजिटिव हो, तो भी वहां रेजोनेंस हो जाएगा, ये नेगेटिव यहां फैल जाएगा, ठीक है। या कहीं पे लोन पेयर हो और बगल में पॉजिटिव चार्ज हो तब भी वहां पे, है ना, रेजोनेंस आ जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव अगल बगल हो तब भी डीलोकलाइजेशन होगा, लोन पेयर और पॉजिटिव है तब भी डीलोकलाइजेशन होगा। तो इतनी सारी कंडीशंस हैं रेजोनेंस के लिए, ठीक है, रेजोनेंस होने की इतनी सारी कंडीशंस हैं, तो ध्यान रखिए, है ना। अक्सर इसमें पाई के, है ना, बगल में लोन पेयर, पाई के बगल में नेगेटिव चार्ज, पाई के बगल में पाई, पाई के बगल में पॉजिटिव, पाई के अल्टरनेट पे लोन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक दो ये केसेस एटसेट्रा, इन केसेस में एटसेट्रा केसेस में आपको रेजोनेंस दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब अगली चीज है क्या, कि इससे पहले कि हम मैं इस तरह के क्वेश्चन दूं जहां आप पहचान सकें कि रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, है ना, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे क्या, है ना, तो टेक केयर, ठीक है, यू शुड टेक केयर ऑफ द फैक्ट्स। कौन से फैक्ट्स, कि कभी भी अगर पाई के अल्टरनेट पे दो लोन पेयर मिले, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर पाई बॉन्ड है और उसके अल्टरनेट पर दो लोन पेयर अगर मिलते हैं, ठीक है, तो याद रखिए उनमें से कोई एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में होने की संभावना है, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि होगा क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक नियम बताया कि अगर दो चीजों की अवेलेबिलिटी है, कोई एक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और अगला हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। होता क्या है, अब जैसे यहां पर आप इसका अगर डायग्राम बनाइए ऐसे, तो आप पाएंगे ये जो पाई बॉन्ड बना है ये एक पी ऑर्बिटल कार्बन का होगा, एक पी ऑर्बिटल कार्बन का होगा, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के पास एक दो इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे पी ऑर्बिटल में जो जस्ट इसके, है ना, सामने पड़ेंगे, तो ये तीनों मिलकर रेजोनेंस कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इससे इधर करके फैल सकता है। तो याद रखिएगा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा या प्योर ऑर्बिटल में होगा, प्योर ऑर्बिटल में होगा। तो याद रखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें से प्योर ऑर्बिटल में होता है और दूसरा जो है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा तो दो सिग्मा और एक लोन पेयर, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा और आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन है, H है, ये है लोन पेयर है, ठीक है। ये तीनों चीजें जो है sp2, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तीनों एक ही प्लेन में होंगे और ये p ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर होगा जो इनके साथ रेजोनेंस करेगा। तो पहली चीज क्या सीखा मैंने, छोड़ दीजिए, आपको ये चीज समझ में आई नहीं आई कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखा क्या है, पहली चीज, अगर पाई के अल्टरनेट पे आपको दो लोन पेयर मिलते हैं तो उनमें से कोई एक ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। इफ वी एनकाउंटर two lone pairs at alternate position 2 pi bond, only one of them will participate in resonance,
इन रेजोनेंस, उनमें से कोई एक ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये एक चीज जिसके ऊपर ध्यान रखना है। ऐसे ही दो नियम और है मेरे पास। आइए सेकंड नियम देखते हैं। सेकंड रूल क्या है, अगर कभी पाई के अल्टरनेट पे आपको दो पाई बॉन्ड मिल जाए, जैसे यहां पे मिल रहा है, ठीक है, ये एक पाई बॉन्ड है, मैं कह रहा हूं पाई 1, और यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, पाई 1 पाई 2 पाई 2 पाई 3। ठीक है, तो अगर आप दो अल्टरनेट पर दो पाई बॉन्ड मिले तो कोई एक ही पाई बॉन्ड है ना रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। वजह है इसकी, अगर आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए मैं ड्रॉ करता हूं। पहले मैंने एक कार्बन लिया, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक नाइट्रोजन। जो पहला पाई बॉन्ड बना है वो इन दोनों पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बना होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। पाई 2 भी ऐसे ही बना होगा, इनके पी के ऑर्बिटल के ओवरलैप से। जबकि दूसरा पाई बॉन्ड कहां कैसे बना होगा, तो आपको मालूम है पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस तरह का प्लेन हो जाएगा, ये दोनों के ओवरलैप से बना होगा। तो मैं कह सकता हूं ये पाई 1 है, ये पाई 2 है, और ये जो है ना, ये दोनों पी जो हैं वो ऐसे हैं, जबकि ये जो ब्लू वाला पी है ये इस प्लेन में है। ठीक है, इनके ओवरलैप से ये जो बना, ये जो ओवरलैप से बन रहा है, इसको पाई 3 कह रहा हूं। तो आप देख सकते हैं पाई 1 के अल्टरनेट पे पाई 2 जो है ना, अब ऐसे समझिए, इस पाई के अल्टरनेट पे दो पाई बॉन्ड हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सिर्फ ये पाई 2 ही इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। ये ऑर्बिटल इसके साथ, ये ऑर्बिटल इसके साथ, और ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर जाएंगे, एक पूरा इलाका बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जा सकेंगे। और ये पाई बॉन्ड ना बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेन है, पाई 3, इसलिए ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो दूसरा रूल क्या सीखा कि इफ एट ऑल्टरनेट पोजीशन, पाई के अल्टरनेट पे दो पाई बॉन्ड होंगे तो उनमें से कोई एक ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, अगला नहीं करेगा क्योंकि वो है ना प्लेन के बाहर होगा। ठीक है, तो इफ एट ऑल्टरनेट पोजीशन, there are two pi bonds, only one of them will participate in resonance, as other will be out of the plane, ठीक है, ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएंगे। तो एक रूल ये भी हो गया। मैं फिर से रिवाइज कराऊं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक रूल बताया था कि अगर पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे आपको दो लोन पेयर मिल जाए, लोन पेयर 1 और यहाँ लोन पेयर 2, तो उनमें से कोई एक ही पार्टिसिपेट करेगा रेजिडेंस में, दूसरा नहीं। वैसे ही मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि अगर कभी आपको पाई बॉन्ड के अल्टरनेट, एक पाई और ये पाई मिल गया, ठीक है ना, दो पाई बॉन्ड मिले, तो उनमें से कोई एक ही पार्टिसिपेट करेगा रेजिडेंस में, दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, तीसरी बात क्या, तीसरी बात है अगर आपको कभी क्यूमुलेटिव पाई बॉन्ड्स मिल जाते हो, ऐसे एलिन के केस में मिलेंगे, ठीक है, यहां पे मिलेगा, मैंने यहाँ पे कई सारे पाई बॉन्ड देख रहा हूं, है ना, पाई 1 है, पाई 2 है, पाई 3 है, पाई 4 है। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यानी इसके पास एक ही p खाली होगा, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसके पास 2p है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसके पास भी 2p है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसके पास भी 2p है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसके पास 1p है। ठीक है, तो आइए मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, C1 2 3 4 5 है, यहां पर एक p खाली है, ये रहा एक p, यहां पे 2p है, एक रेड एक ब्लू, ठीक है, ब्लू दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2p है, एक रेड वाला, एक p वाला, एक एक ब्लू वाला, ठीक है, इसके पास भी 2p है, एक रेड और एक ब्लू है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं यहां पे क्या होगा। पाई 1 कैसे बनेगा, इन दोनों के ओवरलैप से, ठीक है, ये पाई 1 हो जाएगा। पाई 2 कैसे बनेगा, ब्लू वाले के ओवरलैप से, ये ठीक है, ये ब्लू वाले के ओवरलैप से पाई 2 बनेगा, तो मैं इसको पाई 2 कह रहा हूं, पाई 2, ठीक है, पाई 2 ब्लू वाले के ओवरलैप से बनेगा। पाई 3 कैसे बनेगा, रेड वाले के ओवरलैप से बन जाएगा, ये आपका पाई 3 हो गया। ठीक है, और
पाई 4 कैसे बनेगा, इसके पास एक ही पी है और उसको ऐसे होना पड़ेगा ताकि इसके साथ ओवरलैप कर सके, ये आपका पाई 4 हो गया। तो आप देख सकते हैं पाई 1 और पाई 3 एक दूसरे के अल्टरनेट पे है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर सकता है। वैसे ही पाई 2 और पाई 4 में है ना ऐसे, ठीक है, ऐसे पाई 2 और पाई 4 में ऑर्बिटल्स आसानी से ओवरलैप कर सकते हैं। तो मैंने क्या सीखा कि अगर लगातार पाई बॉन्ड्स होते हैं तो उसमें भी होने पर भी अल्टरनेट वाले ही ओवर रेजोनेंस करते हैं। यहाँ पाई 1 और पाई 2 आपस में रेजोनेंस, पाई 1 और पाई 3 आपस में रेजोनेंस करते हुए ऐसे दिखाई पड़ेंगे, और पाई 2 और पाई 4 अलग से अपना अलग अलग किसी और प्लेन में, देख रहे हैं आप, ये इस प्लेन में रेजोनेंस करेंगे, इस प्लेन में रेजोनेंस करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो मैंने देखा यहां पे ये चीज हो रही है। तो मैंने अभी क्या सीखा कि अगर क्यूमुलेटिव पाई बॉन्ड्स होंगे तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमेशा अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स ही रेजोनेंस करेंगे, ठीक है। मैं इस बात को लिख रहा हूं कि इवन व्हेन पाई बॉन्ड्स आर क्यूमुलेटिव, even when pi bonds are cumulative, only alternate pi bonds will participate in resonance, in resonance, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां पे अब हम लोगों ने ये चीज क्लियर कर दिया कि है ना, मैंने बता दिया आपको कि रेजोनेंस की क्या कंडीशंस होती हैं, पाई के अल्टरनेट पे पाई हो, पाई के अल्टरनेट पे पॉजिटिव हो, पाई के अल्टरनेट पे नेगेटिव हो, पाई के अल्टरनेट पे लोन पेयर, लोन इलेक्ट्रॉन, है ना, तमाम चीजें। तो कंडीशंस भी पता चल गई आपको रेजोनेंस की, और ये भी पता चल गया कि कब कब रेजोनेंस में थोड़ा सा एक्सेप्शन आ सकता है कि अगर अल्टरनेट पे 2 लोन पेयर है, एक ही लेना है, अल्टरनेट पे 2 पाई बॉन्ड है, एक ही लीजिए, है ना। अगर लगातार क्यूमुलेटिव पाई बॉन्ड्स हैं तो भी आपके अल्टरनेट वाले ही क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, ठीक है। तो आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं, जितना कुछ सीखा है ना, इसकी समझ आपको कितनी आई है ना, ये चेक करने के लिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं कि रेजोनेंस कैसे पहचाना जाए। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं कि है ना कैसे पहचाना जाए कि रेजोनेंस है कि नहीं, ठीक है। तो पहले पे पाई बॉन्ड है, दूसरे पे कुछ नहीं, तीसरे पे इस साइड पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो हम कहते हैं अल्टरनेट होता है। पाई और पाई यहां होता है, यहां रेजोनेंस नहीं है। यहां है, पहले पे पाई बॉन्ड है, दूसरे पे नहीं है, फिर तीसरे पे है, तो यहाँ पे पाई पाई रेजोनेंस है। पहले पे पाई बॉन्ड है, दूसरे पे नहीं है, तीसरे पे नहीं है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, अल्टरनेट पे नहीं है। यहाँ पहले पे पाई बॉन्ड है और तीसरे एटम में 1 2 थर्ड एटम पे लोन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पाई और लोन इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पाई के अल्टरनेट पे बगल वाले एटम पे पॉजिटिव है, पाई और पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस होगा, पाई और लोन इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। पाई और नेगेटिव चार्ज का, पाई के बगल वाले पे नेगेटिव चार्ज है, यहां भी रेजोनेंस होगा। ये सब कंडीशंस मैंने आपको पढ़ाई है ना, कि पाई के बगल में कौन कौन लोग होंगे तो रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ पाई के अल्टरनेट पे लोन पेयर है तो बिल्कुल रेजोनेंस होगा, ठीक है। यहाँ पाई के अल्टरनेट पे लोन पेयर है, रेजोनेंस होगा। यहाँ पाई के अल्टरनेट पे, अब यहाँ बोरॉन के केस में थोड़ा डिफरेंट है। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1, ठीक है ना, 2p1 हो जाएगा। तो जब ये हाइब्रिडाइज करेगा sp2, एक p खाली रह जाएगा, sp2 ऐसे कर जाएगा, इसलिए ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक p इसके पास हमेशा खाली रह जाता है। ये sp2 है, एक s और 3 p है ना, तो एक s और 2 p मिलकर हाइब्रिडाइज करके sp2, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं जिसमें ये तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, एक p खाली रह जाता है, वही खाली p यहां मौजूद है। तो उस खाली p के साथ ये दोनों p ऑर्बिटल्स क्या कर पाते हैं, ओवरलैप कर पाते हैं। तो याद रखिए, कभी भी आज के बाद आपको बोरॉन मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि बोरॉन के पास, यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक p ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ p ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ p ऑर्बिटल है बोरॉन के पास पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन में काफी मदद करेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहां भी रेजोनेंस होगा, ठीक है। यहां पाई के अल्टरनेट पे लोन इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल यहां पे रेजोनेंस है। यहां पाई के अल्टरनेट पे लोन इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल रेजोनेंस है। यहां पाई के बगल वाले पे लोन पेयर है, इसलिए रेजोनेंस है। यहां इस पाई के बगल वाले एटम पे यहां लोन पेयर, यानी ये पाई और ये लोन पेयर रेजोनेंस में,
ये पाई और ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो बिल्कुल यहाँ पे रेजोनेंस है। ऐसे ही ये पाई बॉन्ड और ये दोनों में पाई बॉन्ड है और बगल वाले आटम पे लोन पेयर है, रेजोनेंस है। इस पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे लोन पेयर है, इस पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे यहाँ लोन पेयर है, रेजोनेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई के अल्टरनेट पे पाई है। ठीक है, यहाँ पाई पाई रेजोनेंस हुआ है। यहाँ ये पाई के अल्टरनेट पे ये है, इस पाई के अल्टरनेट पे ये है और इस पाई के अल्टरनेट पे ये है, तो बिल्कुल यहाँ पे भी रेजोनेंस है। यहाँ ये पाई के अल्टरनेट पे ये पाई है, यहाँ भी रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, कार्बोनेट की जहां तक बात है तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है CO O माइनस। तो आप देख सकते हैं इस पाई के अल्टरनेट पे नेगेटिव चार्ज है और इस पाई के अल्टरनेट पे यहाँ नेगेटिव चार्ज। ये पाई इस नेगेटिव के साथ और ये पाई इस नेगेटिव के साथ रेजोनेंस में है, तो मैं कह सकता हूं कार्बोनेट आयन में भी रेजोनेंस होगा। BF3 की जहां तक बात है तो BF3 जो है ऐसा हो जाता है BF है ना। ये सबके पास लोन पेयर मौजूद है और लोन पेयर मौजूद है और इस बोरॉन के पास आपको मालूम है हमेशा वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद रहता है। ठीक है, यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये लोन पेयर इस वेकेंट के साथ, ये लोन पेयर इस वेकेंट के साथ और ये लोन पेयर इस वेकेंट के साथ रेजोनेंस कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि BF3 में रेजोनेंस होगा, या आप ऐसे समझिए है ना, एक बॉन्ड बना ही लीजिए इसको। ठीक है, तो BF3 कैसा दिखाई पड़ेगा? ठीक है, BF3 ऐसा दिखाई पड़ेगा B। अगर मान लीजिए F और बोरॉन आपस में ओवरलैप कर जाते हैं तो आप कह सकते हैं एक बोरॉन जो है एक F के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब इस पाई के ये लोन पेयर रेजोनेंस में होगा क्योंकि पाई और लोन पेयर अल्टरनेट पे है और ये पाई और ये वाला लोन पेयर जो है अल्टरनेट पे होंगे। ठीक है ना, अल्टरनेट पे है। तो मैं देख सकता हूं यहाँ पे साफ साफ कि यहाँ पे भी BF3 में भी रेजोनेंस होगा। ठीक है, ऐसे ही यहां देख सकते हैं इस पाई बॉन्ड है नहीं है, यानी पाई पाई रेजोनेंस में है और पाई के बगल वाले पे लोन पेयर है, यानी ये पाई इस लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में है, ये पाई भी इस लोन पेयर के साथ रेजोनेंस है, मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, सब एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। ऐसे यहाँ पे भी ये पाई इस पाई के साथ, इस पाई के अल्टरनेट पे लोन पेयर है ये इसके साथ और इस पाई के अल्टरनेट पे यहाँ लोन पेयर है ये इसके साथ, सब एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में, यहाँ भी रेजोनेंस होगा। उसी वजह से यहाँ पे भी हो जाएगा, उसी वजह से यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड है नहीं है, अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, यहाँ भी रेजोनेंस होगा। मैंने हमेशा कहा था कि नेगेटिव और लोन पेयर और पॉजिटिव या नेगेटिव और पॉजिटिव अगर जस्ट अगल बगल एडजेसेंट एटम में होंगे वहां पे भी रेजोनेंस होगा, है ना। यहाँ पे भी रेजोनेंस है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे ड्रॉ करके, है ना। जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करता हूं, पहले इस क्वेश्चन को किया जाए। यहाँ पाई बॉन्ड के बगल वाले पे नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल शो करेगा ये रेजोनेंस। ठीक है ना, रेजोनेंस शो करेगा। अब अगली बात किसकी, नाइट्रेट की बच जाती है। नाइट्रेट का क्या हिसाब किताब है, नाइट्रेट शो करेगा कि नहीं, बिल्कुल शो करेगा नाइट्रेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है N डबल बॉन्ड O माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप हटाकर, है ना, जिस तरफ एरो हेड है उस तरफ नेगेटिव और जिधर टेल इधर पॉजिटिव कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के साथ क्या है ना, लोन पेयर के साथ रेजोनेंस है। पाई बॉन्ड के बगल वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज है, ये पाई इस नेगेटिव के साथ और ये पाई इस नेगेटिव के साथ रेजोनेंस में है। ठीक है ना, रेजोनेंस में है। तो मैं देख सकता हूं यहाँ पे काफी अच्छा रेजोनेंस है, NO3 में भी रेजोनेंस पाया जाएगा। ठीक है, तो मैंने लगभग 27-28 क्वेश्चन कराए हैं। अभी मेरे पास 5-6 क्वेश्चन है, आइए एनोलिन्स पे क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अब देखिए ये क्लास ऑफ कंपाउंड, एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स में हम रेजोनेंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक रिंग हो और अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हो, ठीक है, पूरे पेरिफेरी पे है, उनको एनोलिन्स कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं एनोलिन्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं यहां पे लिख रहा हूं एनोलिन्स, ध्यान दीजिए। ठीक है, एनोलिन्स क्या होते हैं, व्हेनेवर organic compound has only one ring and has alternate pi bonds at periphery are called
एन्युलिन्स आर कॉल्ड एन्युलिन्स। ठीक है, एन्युलिन्स कहा जाता है। ठीक है, एन्युलिन्स आमतौर पे एन्युलिन्स को ऐसे लिखते हैं, एन्युलिन एक्स। एक्स जो है वो नंबर ऑफ कार्बन डिनोट करता है। एक्स इज नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब भी एक्स 6 होगा, 4 या 6 होगा, मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। एनुलिन 8, 10 और 12 नॉन प्लेनर होते हैं, और फिर एनुलिन 14 और 16 जो है वो प्लेनर होते हैं। ठीक है ना, प्लेनर होते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने कि एनुलिन्स में कौन से एनुलिन्स जो है आपके प्लेनर होंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे प्लेनर होंगे जिनमें 4 और 6 कार्बन है, 8, 10 और 12 वाले नॉन प्लेनर होते हैं, फिर 14 और 16 वाले प्लेनर होते हैं। अब मौके पे आया जाए। ठीक है, क्या ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया बेंजीन। बेंजीन में आप देख सकते हैं एक ही रिंग है, तो मैं बेंजीन और अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है पेरिफेरी पे, तो बेंजीन को आप एनुलिन 6 कह सकते हैं। और चूंकि एनुलिन 6 प्लेनर होता है ना, प्लेनर होता है, इसलिए बिल्कुल ये पाई इसके साथ, ये पाई इसके साथ रेजिडेंस है। रेजिडेंस पाई, ये पाई इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन में, ये पाई इस पाई के साथ, और ये पाई इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन में, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे है ना रेजोनेंस होगा। ठीक, ये भी एक एनुलिन है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एनुलिन 8 है और ये नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, इट इज नॉन प्लेनर, बल्कि इसका बाथ टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। टब लाइक स्ट्रक्चर, बाथ टब लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है, जकूजी जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड ये रहा, ये दोनों पाई बॉन्ड यहां हो जाएंगे और ये वाला पाई बॉन्ड यहां हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि टब लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है इस एनिलीन का। अब होगा क्या, अगर ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर भी जाएंगे, ठीक है, तो ये और ये ऑर्बिटल, ये और ये कभी ओवरलैप नहीं करेंगे। ओवरलैप करने के लिए सबको सेम प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही ये दोनों अगर ओवरलैप कर भी गए तो ये इसके साथ कभी ओवरलैप नहीं करेगा और ये इसके साथ कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, तो एक चीज और सीखी मैंने जो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस में आगे बताऊंगा कि रेजोनेंस होने के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, क्योंकि जब मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तभी तो उसके परपेंडिकुलर सारे पी ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में आएंगे। अगर मॉलिक्यूल घूम जाएगा, मान लीजिए ये ऐसे है, यहाँ 2 पी ऑर्बिटल है, अगर ये प्लेनर है तो दोनों पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप कर सकते हैं, पर अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे घूम जाता है तो इसका पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर रहते हुए घूम जाएगा, तो ये दोनों आसानी से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मॉलिक्यूल का प्लेनर होना जरूरी है। अब ये मैंने देखा, ये एनुलिन 10 है, दिस इज एनुलिन 10। ठीक है, और ये एनुलिन 10 है, ये भी नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर होगा तो लाख दिख रहा है कि सारे पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट पे हैं, पर मैं कहूंगा कि इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं यहां देख सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस इज एनुलिन, दिस इज एनुलिन 12, ये प्लेनर है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड इसके साथ अल्टरनेट पे है, ये पाई बॉन्ड इसके साथ अल्टरनेट पे है, इसके बाद ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ, सब एक दूसरे के अल्टरनेट पे है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर रेजोनेंस होगा। ठीक है, यहां पे रेजोनेंस होना है। ऐसे यहां आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 33 पे क्या है, अगेन मैं देख रहा हूं कि यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14, ये एनुलिन 14 है। यहां पे मैं गड़बड़ कर रहा हूं, ये एनुलिन जो 12 है ये नॉन प्लेनर हो जाता है। ठीक है, आई एम सॉरी, नॉन प्लेनर होगा, इसलिए पाई बॉन्ड अल्टरनेट पे होने के बावजूद यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। यहां मुझसे मेरे ध्यान से उतर गया था, है ना, ये नॉन प्लेनर होने के, नॉन प्लेनर है इसलिए ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। ठीक है, इसके सारे पाई बॉन्ड्स एक दूसरे के, सारे पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। ठीक है, यहां पे ये एनुलिन मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14, ये एनुलिन 14 है। और आपको पता है कि एनुलिन 14 जो है वो प्लेनर हो जाते हैं
और है ना सारे पाई बॉन्ड्स एक दूसरे के अल्टरनेट पे देखिए है नहीं है, पाई बॉन्ड है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यानी सब अल्टरनेट पे है। तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, है ना, बिल्कुल रेजोनेंस होगा। ऐसे ही मैं यहां के लिए कह सकता हूं दिस इज एनुलिन 16, एनुलिन 16 इट इज प्लेनर, ठीक है, प्लेनर है। और अगर प्लेनर है तो यहाँ पे है ना सारे पाई बॉन्ड्स एक दूसरे के अल्टरनेट पे भी हैं, तो बिल्कुल ये रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है। इसी तरह पर ये आ जाइए इसके केस में, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा क्योंकि एनुलिन नहीं है ना। आप देख सकते हैं यहाँ अगर यहाँ पर ये एक पी ऑर्बिटल है, यहाँ एक पी ऑर्बिटल है, यहाँ पी है, यहाँ पी है, यहाँ पी है, यहाँ पी है, मान लीजिए चपटा है तो सारे पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होंगे। तो आप जानिए यहाँ का जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है वो इन इलेक्ट्रॉन वाले पी ऑर्बिटल्स के साथ क्या है, रेजोनेंस में आ जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर रेजोनेंस है, ये पाई इस पाई के साथ, ये पाई इस पाई के साथ, और ये पाई इस वेकेंट पी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस में होगा, इससे ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा। ऐसे ही आप इसकी बात करिए, अगर इस मॉलिक्यूल को मैं जमीन पर रख दूं तो ये सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक दूसरे के ना वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये वेकेंट है। तो ये सारे जो है एक दूसरे के साथ क्या करने लगेंगे, ओवरलैप करने लगेंगे। आप देख सकते हैं ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है और ये पाई बॉन्ड इस वेकेंट पी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस में है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी जो है ना ऊपर वाले की तरह ही रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एनुलिन्स जो है 4 और 6 प्लेनर होते हैं, 14 और 16 प्लेनर होते हैं, 8, 10 और 12 नॉन प्लेनर होते हैं जो रेजोनेंस शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में मैंने आपको यह बताया कि रेजोनेंस होने के लिए क्या कंडीशंस होती है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, पी ऑर्बिटल्स कैसे गिना जाता है, ठीक है, और क्या कंडीशंस होती हैं रेजोनेंस के लिए, क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं और कहां कहां रेजोनेंस होगा, ये भी हम लोगों ने चेक कर लिया। तो आज इस लेक्चर 3 में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करेंगे हम लोग कि है ना कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जाते हैं, उस पर बातचीत होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।